Hello, my name is Risal Singh Kumar, a med student at VMC and Safdarjung Hospital, and welcome to the channel. Recently मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हाउ टू स्टडी NCERT विद कंसंट्रेशन, क्योंकि अभी जैसे पैंडेमिक हुआ है तो बहुत सारे लोग बहुत देर से NCERT पढ़ रहे हैं. कुछ लोग का ड्रॉप ईयर भी था, जिसके कारण उन्होंने इतनी बार NCERT पढ़ी है कि नाउ दे आर नॉट फीलिंग लाइक कि हमें NCERT पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए. तो मैं जस्ट कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा तुम्हें एंड कुछ रीजंस बताऊंगा जिसके कारण मुझे लगता है तुम्हें NCERT पढ़ने की ज़रूरत है, एंड तुम्हें एक नया मोटिवेशन देने की कोशिश करूंगा ताकि तुम NCERT पे वापस क्या कहते हैं ना फोकस लेके आ पाओ. क्योंकि मैं मानता हूँ बहुत लोगों के लिए बहुत बोरिंग हो गया होगा कि यार इतनी बार पढ़ा है एंड वापस अभी नीट की डेट एक्सटेंड हो चुकी है तो यार नहीं करता किसी का मन पढ़ने का. ठीक है, कुछ लोगों ने 5-5, 6 बार पढ़ चुकी है NCERT पूरी की पूरी. तो आई जस्ट टेक सम फ्यू पॉइंट्स एंड मैं स्टार्ट करता हूँ. जैसे कि तुम अपने स्क्रीन पर भी देख पाओगे, दिस इज़ वन ऑफ माई पेजेस फ्रॉम माई ओन NCERT, 11th की NCERT. तो पहली चीज़ मैं तुम्हें कहूँगा कि ना NCERT का एक पैराग्राफ होता है, तो जो पैराग्राफ है ना उसमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कंटेंस्ड है. ठीक है, दे गिव यू द वन बुलेट पॉइंट ऑफ एवरी टॉपिक एंड उसको एक कंटेंस करके एक पैकेज बना के तुम्हें दिया है. हर चीज़ की दुनिया की जो भी टॉपिक है ना, मेडिसिन से रिलेटेड, बायो से रिलेटेड, उसका एक टॉपिक बना करके एक जो 11th-12th वाले बच्चे को पढ़नी चाहिए कंडेंस करके बना के दिए. ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस नहीं होते, बस इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं ना सजा के, मतलब क्या कहते हैं कंबाइन करके दी होती है. ये NCERT की खूबी भी है एंड ये कहते हैं मैं कहूँगा एक सेटबैक भी है, क्योंकि हर एक लाइन ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है. ठीक है, हर एक लाइन में कुछ ना कुछ होता है. तो जैसे मैं एग्जाम्पल शो करता हूँ, मैं क्या करता था इस चीज़ को अपने आप को क्या कहते हैं ना चीज़ें याद करने के लिए. तो जैसे ये रहा एक पैराग्राफ बना हुआ है, तो मैं क्या करता था इस पैराग्राफ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के साइड में लिख लेता. ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर लिखा है क्लोरेला एंड स्पिरुलिना, दीज आर सप्लीमेंट फॉर स्पेस ट्रैवलर्स. तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस ना एकदम लाइन के अंदर होती है. तुम क्या कर सकते हो कि साइड में NCERT की बहुत सारी वाइट स्पेसेस होती हैं, इसमें तुम क्वेश्चन लिख दो एंड आंसर कर दो. ठीक है, मैं वैसे ही करता था यहाँ पर. एक ये हो गया. दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो, जैसे कि तुम देख सकते हो कि मैं कोशिश करता था कि सामने ही उसके डायग्राम्स बना लूँ, जो भी रेलेवेंट चीज़ है उनके साइड में ही डायग्राम्स बना लूँ. ठीक है, एंड जैसे तुम इस बॉक्स में देख सकते हो, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गे की स्पीशीज़ दी हुई है, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गे दिए हुए हैं. तो उनके बारे में जो भी पैराग्राफ में ना कुछ पॉइंट्स दिए होते थे, तो मैं कंडेंस करने की कोशिश करता था कि बार बार मुझे वो इन्फॉर्मेशन देखने को मिले NCERT में. तो मैंने यहाँ पर भी बहुत बार इन्फॉर्मेशन, जैसे ऑयल ड्रॉप्स हैं क्लोरोफाइसियम में स्टोर फूड की तरह स्टोर होता है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया था. अपनी जो भी चीज़ अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन मिलता है एंड मोस्टली सपोज तुम एलन के पेपर्स कर रहे हो, आकाश के पेपर कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें NCERT से रेफरेंस्ड होती हैं. तो सपोज तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो तुम जा करके क्या कर सकते हो, NCERT में उसको सर्कल कर सकते हो या उसे अलग से हाईलाइट कर सकते हो. जैसे ना यहाँ पर जब मैं रोडोफाइसी, एक क्वेश्चन आया था हमारा कि रोडोफाइसी में ना ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ फाउंड इन वार्मर वाटर्स. ठीक है, तो ये मैंने एक तरीके से सर्कल मार दिया था. एंड क्या कहते हैं ना, हर बार तुम NCERT पढ़ते हो ना, इंपॉर्टेंट को खुद भी सोचा करो कि यार ये चीज़ है, इस पॉइंट पे, क्या कहते हैं इस वर्ड पे मुझे क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि 95% क्वेश्चन तुम्हें NCERT से ही दें. ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि हर एक बच्चे की इतनी इकोनॉमिकल क्या कहते हैं ना क्या कहते हैं इतने उसके पास पैसे ज़रूरी नहीं कि हर एक बच्चे के पास इतने हो कि वो जाके बढ़िया से बढ़िया बुक्स खरीद सके. उनका कोशिश है कि एक बच्चे के पास जिसके NCERT ही है, ठीक है, जो इतनी महंगी बुक नहीं है, इसने इस बुक में से कितनी अच्छी तरह पढ़ा है या नहीं पढ़ा. हम जो इसको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, इसने सीखी नहीं सीखी, उनकी कोशिश यही रहती है. ठीक है, तो तुम्हें NCERT में एक वर्ड, जैसे मैं कहता हूँ ना, जैसे फ्यूफाइसी एंड रोडोफाइसी है, एक वर्ड उनके मेजर फिगमेंट्स क्या है, फ्यूकोजैंथिन, फाइकोएरिथ्रिन. ठीक है, एक वर्ड तुम्हें NCERT का आना चाहिए. तो मैं ये बोलूँगा, जितनी बार भी अगर तुमने NCERT पढ़ी है ना, तुम हर बार वापस जाओगे ना, तुम्हें कुछ नई चीज़ मिलेगी, हर बार जाओगे नई चीज़ मिलेगी. ठीक है, तो ये फाइकोएरिथ्रिन है. ठीक है, जो रोडोफाइसिन में प्रोड्यूस होता है. ठीक है, उसके बाद तुम ये देखोगे मेजॉरिटी आर मरीन. ठीक है, तो बस इतना ही क्वेश्चन ना एक लाइन बन के आ सकती है, डैश आर मरीन इन रोडोफाइसी. ठीक है, ये मेजॉरिटी भी होता है, हो सकता है माइनॉरिटी भी हो सकता है. तो मैं कहता हूँ NCERT का एक वर्ड कहते हैं ना, एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है. कितनी बार भी तुम कर लो, करना पड़ेगा. दूसरी चीज़ क्या, तुम अपने लिए थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग बना सकते हो चीज़ें. मैं क्या करता था, सपोज जो भी इमेजेस दिए जैसे तुम देख सकते हो, मैं उनके आसपास चीज़ें लिखता रहता था जो पैराग्राफ में दी हुई हैं. ठीक है, उनके आसपास उनके बारे में लिखता रहता था जो पैराग्राफ में दी हुई थी, ताकि मेरा इंटरेस्ट बना रहे. ठीक है, इमेजेस तुम्हारे पास आनी है, बार बार आएंगी इमेजेस नीट के एग्जाम में. ठीक है, तो तुम्हें इमेजेस अच्छी करनी है अपनी. ठीक है, एंड तुम उनको बार बार दो तरीके से पढ़ सकते हो. सपोज तुमने एक बार NCERT पढ़ ली, तुमने पूरा टेक्स्ट पढ़ लिया, नेक्स्ट टाइम तुम क्या करो, अब बोलो कि मैं सिर्फ और सिर्फ इमेजेस करूँगा, मैं टेक्स्ट पढ़ूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ इमेजेस करूंगा. इसलिए एंड जब तुम इमेजेस पे जाओ ना, तुम रिकॉल करो कि यार मैंने टेक्स्ट में ये पढ़ा था
ठीक है, टेक्स्ट के बारे में मैंने जो भी टेक्स्ट में था मैंने पढ़ा था, अब मैं इमेजेस के बारे साइड में जाके ये सब चीज़ें लिखूंगा। तो अगर तुम देख सकते हो ना, ये सब चीज़ें वही हैं। मैंने जो इस तुम जैसे इमेजेस की साइड में जो चीज़ें लिखी है ना, ये वही है जो मैं बाद में आया, मैंने इमेजेस की तो मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ इमेजेस के बारे में साइड में मैं उनके फीचर्स लिख दूंगा। तो ऐसे करके तुम कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज़ है यार, एनसीईआरटी में बहुत सारी लाइंस होती हैं, ठीक है, जो तुम जब पढ़ रहे होगे ना तुम्हें लगेगा यार एक नॉर्मल लाइन है, ठीक है, ज़्यादा सेंस मेक नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यार एनसीईआरटी इज लाइक अ पैच वर्क, बहुत सी चीज़ें सेंस नहीं मेक करती, बस उन्हें उठा के लाइन डाली होती हैं, पर ये तुम्हें आनी चाहिए। तो तुम बहुत सारी बार ये सारी चीज़ हो सकता है कि तुम ये सब चीज़ें स्किप कर दो, इंपॉर्टेंट लाइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक स्किप कर दो। तो तुम क्या कर सकते हो कि जो जो पैराग्राफ है ना उसमें से निकाल के साइड में लिख दो। मैं ये कह रहा हूँ वाइट जो साइड में जो ये एरिया है ना एनसीईआरटी का, दिस इज लाइक बहुत सारी चीज़ें, ये सारी बुक्स में नहीं होता, ठीक है। इसमें बेसिकली तुम्हें ऑथर कह रहा है कि यार बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हमने बहुत सारी क्रैम करके चीज़ें लिखी है, हमारी प्रॉब्लम है ये, ठीक है, तुम निकाल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के साइड में लिख दो, ठीक है। तो तुम अभी जब वापस एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे ना, तुम बोलोगे यार मैं वापस एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, तो मैं इंपॉर्टेंट लाइन्स निकाल के साइड में लिख दूंगा, इसी से तुम्हारा एक रिविजन हो जाएगा, ठीक है। वैसे कर सकते हो। अब एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। तुम जब अभी यूजली हमारे क्या होता है ना, जब हम लोग बचपन से पढ़ रहे होते हैं किसी एग्जाम के लिए, ऐसा होता है यार कि इस एग्जाम के लिए पढ़ लिया एंड भूल जाओ, ठीक है। जैसे कि 6, 7, 11 से लेकर के सपोज 10 तक तुम पढ़ रहे थे, साइंस, जियोग्राफी वगैरह, सिविक्स वगैरह वगैरह, तो तुम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्रैम करते थे यानी यार अपना क्या कहते हैं बोर्ड एग्जाम देने के बाद या अपना फाइनल ईयर देने के बाद वो इन्फॉर्मेशन कुछ काम की नहीं रहती थी। पर एनसीईआरटी ऐसा नहीं है, स्पेशली जो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला पार्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ जब हमारे क्या कहते हैं प्रॉफ मतलब फाइनल एग्जाम प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं हमारे फाइनल एग्जाम्स, तो उसमें ना हमें पूछा गया था क्या कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। एंड मैं तुम्हें बताऊँ जो फर्स्ट ईयर में ये इन्फॉर्मेशन जो टेक्स्ट बुक्स हैं फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी की, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत क्रैम्प अप करके लिखा हुआ है कि मतलब तुम्हें अच्छी तरह हो सकता है समझ आ ना पाए आए ना, या हो सकता है कि अगर तुम्हें समझ भी आ जाए एग्जाम में कैसे लिखना है वो डिफिकल्ट हो सकती है, चीज़ें डिफिकल्ट हो सकती है। मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो है जो तुम अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में जाके सेम जो तुमने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा ना वो अप्लाई कर रहे होगे। मैंने काउंटर करंट मैकेनिज्म का जब डायग्राम बनाया था अपने फर्स्ट ईयर में, मैंने यही डायग्राम बनाया था। हमारे 8 मार्क्स से क्वेश्चन आया था, 40 मार्क में से 8 मार्क का क्वेश्चन आया था काउंटर करंट मैकेनिज्म पे। और कुछ नहीं, तुम्हें ये इंसेंटिव मिलना चाहिए कि ओके मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, यही डायग्राम हो सकता है कि मुझे आगे जाके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाके बनाना पड़े, ठीक है। तो ये एक और तुम्हें बहुत अच्छा इंसेंटिव मिल जाता है। एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम रहती है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड ईयर में इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट हो सकता है तुम्हें एनसीईआरटी में जो इन्फॉर्मेशन मिले ना हो सकती है। जैसे अपने सेंटर्स नहीं होते थे क्या कहते हैं एनसीईआरटी का, अगर तुम रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में जाओगे क्या कहते हैं ब्रीदिंग वाले चैप्टर में, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी की, तो उसमें बहुत सारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स वगैरह बताए हुए हैं, ये सारे नाम वगैरह सेम है। बस क्या होगा तुम जब फर्स्ट ईयर में आओगे ना ये पैराग्राफ एक्सपैंड हो जाएंगे, तो और कुछ नहीं, बस ये सोच के चलो कि यार ये इन्फॉर्मेशन ना मेरे आगे काम आने वाली है। एंड इसी को सोच के तुम उसको क्या कहते हैं ना बार बार रिवाइज करो, नहीं मन कर रहा फिर भी रिवाइज करो। मतलब एनसीईआरटी ऐसे पढ़ो कि जैसे तुम्हारी जान डिपेंडेंट हो, ठीक है। आगे जाके तुम कैसे डॉक्टर बनने वाले हो, अगर तुम्हारी ह्यूमन फिजियोलॉजी अभी से क्लियर है ना, 11th की क्लियर है, या तुम्हारे 12th के कुछ टॉपिक्स क्लियर हैं, तुम्हें आगे जाके फर्स्ट ईयर में ना ये दिक्कत नहीं होगी कि यार समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, ठीक है, या मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की पड़ रहे हैं। ऑलरेडी इतना ज़्यादा पढ़ना होता है। अगर तुमने पहले से अपने 11th-12th के कॉन्सेप्ट क्लियर करे हुए हैं तो तुम्हें नीट के लिए तुमने क्लियर किया हुआ है, तुम्हें आगे जाके बहुत हेल्प मिलती है। तो इसलिए मैं कहूँगा वैसे रिकमेंड करूँगा। एंड एक चीज़ मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी का ना, अगर कहते हैं ना सही कहते हैं कि एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं समरी में पढ़ता हूँ ना, समरी भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्यों? कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। ये क्वेश्चन था ओल्फैक्शन ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स का जो मैंने पढ़ा था यहाँ पर, तो ये जैसे लाइन देख लेते हैं, लिम्बिक सिस्टम विच इज कंसर्न विद ओल्फैक्शन ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस, ठीक है। ये लाइन ना मेरे को एक क्वेश्चन में मिली थी, ठीक है, और ये कहाँ पर थी मैंने देखा भैया पूरी एनसीईआरटी का टॉपिक पढ़ लिया है, लाइन नहीं मिल रही है, ठीक है। कहाँ मिली? जाकर मिली समरी में। तो अगर उन वैसे अभी बच्चे स्मार्ट हैं, तुमने यूट्यूब वगैरह चैनल बहुत सारे देख लिए होंगे, तो पता चल गया होगा कि यार एनसीईआरटी की समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पर कुछ लोगों ने अगर नहीं देखा तो यार देख लो कि एनसीईआरटी की समरी में भी ना तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ये रिकमेंड करूँगा मैं। एंड लाइक सबसे इंपॉर्टेंट यार, अगर मैं बता रहा हूँ मिसलिनियस सिर्फ मिसलिनियस नहीं होता, ठीक है। मिसलिनियस होता है कि ओके ये टॉपिक है हमने डालना भूल गए, एग्जाम में आ सकते हैं। मिसलिनियस टॉपिक्स हमेशा पढ़ना एग्जाम से पहले, ठीक है। एंड
बता रहा हूँ यार, मुझे पता है डिफिकल्ट टाइम होगा बहुत सारे लोगों के लिए, हमारे लिए भी डिफिकल्ट टाइम है, क्योंकि वी जस्ट हैड वन एग्जाम लेफ्ट थर्ड एंड फोर्थ ईयर के बीच में, वही कैंसिल हो गया, कैंसिल नहीं मतलब सस्पेंड हो गया, तो वी कुडंट गो इन द फोर्थ ईयर एंड थर्ड ईयर में अटके रह गए। तो वी हैव टू लाइक जो मैंने टॉपिक थर्ड ईयर के लिए पढ़े थे बार बार वो पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, कि इवन दो वी नो कि लाइक पढ़ गए उसको इतनी बार पढ़ लिया, उसको पढ़ के थोड़ा सा बोर हो गए, फिर पढ़ने की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि आगे ये सिचुएशन आ सकती है, सबके लिए डिफिकल्ट है, पर तुम्हारा काम क्या है, अपने पॉइंट्स पे स्टिक करना, ठीक है। जो एनसीईआरटी की एक दो रिवीजन अभी निकाल लेगा ना, वो डिसाइड करेगा कि इसकी रैंक कहाँ से कहाँ आ रही है, ठीक है। जो पहले बायोलॉजी चंक होता है, अगर तुमने बायोलॉजी का चंक लाइक 75% 80% अगर तुमने बायोलॉजी में अच्छा स्कोर कर दिया, तुम्हारी रैंक ऑलरेडी बहुत ऊपर जंप कर जाती है। केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, फिर वो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स वो होते हैं कि जो तुम्हें टॉप 1000 टॉप 500 की रैंक में अगर तुमने टफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वहाँ तक पहुँचा देता है। तो यार बायोलॉजी को पढ़ो, एनसीईआरटी को वापस पढ़ो, ठीक है। डिफरेंट तरीके ढूंढो पढ़ने के लिए, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं और कहूँगा कि अगर अभी वीडियो देख लिए ना, बस इसे बंद करना एंड एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट कर देना। तुम्हें एक चेकलिस्ट नहीं बनानी होती कि यार मैंने हर यूट्यूबर की जाके उसकी एनसीईआरटी के सजेशंस पढ़ने हैं, ठीक है। इसलिए मैं और वीडियोस नहीं बनाता, ठीक है। फिजिक्स की एक ही वीडियो है एंड वो एक ही रहने वाली है, मुझे और गाइडेंस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि यार उतना ही है फिजिक्स में। एंड एनसीईआरटी का मैं बता रहा हूँ, ये लास्ट वीडियो एनसीईआरटी बायोलॉजी के ऊपर, ठीक है। और वीडियोज़ नहीं आएंगी क्योंकि इतना ही है, कुछ लाइक कहते हैं ना रॉकेट साइंस नहीं है इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए। तो सजेस्ट करूँगा जाओ एनसीईआरटी पढ़ो। अगर तुम्हें और कुछ नहीं है तो मेरी एनसीईआरटी देख लेना, अगर मुझे पता नहीं कितना बेनिफिशियल होगा नहीं होगा, पर अगर तुम्हें मन करता है टेलीग्राम वगैरह, टेलीग्राम के चैनल पे है, वेरियस वेबसाइट्स पे है, जाके डाउनलोड कर लेना एंड उसमें से देख लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने क्या क्या मार्क किए थे, वो हो सकता है कि तुम्हारे एग्जाम में भी आ जाए, ठीक है। विद दैट आई लीव विद दिस की ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। आई नो 1-2 महीने रहते हैं एंड इट विल बी अ टफ टाइम, बट निकाल लेना, ठीक है। 1-2 महीने निकालोगे, उसके बाद यू विल हैव 2-3 मंथ्स ऑफ रिलैक्सेशन जब तुम कॉलेज में आओगे, ठीक है। फ्री टाइम भी मिलेगा तुम्हें, तो अभी बस निकाल लो ताकि तुम्हें वापस पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अगर ऑलरेडी कुछ लोगों ने ड्रॉप लिया हुआ है एंड उन्होंने बहुत बार पढ़ लिया है, तो अगर तुम चाहते हो तुम्हें और पढ़ने की जरूरत ना पड़े, तो 1-2 बार और पूरे फोकस अटेंशन के साथ पढ़ लो, ठीक है। हर एक लाइन में ढूंढो, हर एक इंपॉर्टेंट वर्ड ढूंढो जो तुम्हें लगता है क्वेश्चन बन के आ सकता है, एंड खुद बोलो कि तुम एग्जामिनर हो, तुम एक बच्चे को टेस्ट करना है, तुम कौन सी लाइन से क्वेश्चन ढूंढ के निकालोगे। विद दैट ऑल द बेस्ट, बाय बाय।